हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मन में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें यूरोप में हमें पहले पढ़नी है तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो अगर पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, जाके देख लो। एंड तो यूरोप में तो सबसे पहले क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने से पहले देश कैसे थे। तो कोई ऐसा देश ही नहीं था जिसके अधिक लोग सेम भाषा बोलते हों, या फिर सेम उनका इतिहास हो, या फिर ट्रेडिशन सेम हो उनकी, या फिर उनकी मर्ज़ी की सरकार भी नहीं होती थी। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग शासक शासन किया करते थे। तो हमारी बुक में दिया है एक मैप जिसमें कि बताया गया है किस क्षेत्र में कौन साम्राज्य था। तो कहीं ऑटोमन था, कहीं कोई था, तो वो आप देख सकते हो। और एक जगह थी हैब्सबर्ग। वहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधता थी कि वहाँ के कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग इतालवी यानी कि इटालियन भाषा बोलते थे। इटालियन को हम लोग हिंदी में इतालवी बोलते हैं। और कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते थे। तो यूरोप में मेन कितने टाइप के लोग थे? 3। पूरे यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला जो वर्ग आता था कुलीन वर्ग। ये कब की बात है? राष्ट्रवाद के उदय की कोई आइडिया जब बहुत ज़्यादा नहीं था तब, उसके पहले ऐसे होते थे। कुलीन वर्ग क्या कौन होते थे? जो सबसे अमीर लोग होते थे। अब अमीर लोगों की नॉर्मल सी बात है, जनसंख्या हमेशा कम होती है। उनकी जो जनसंख्या थी वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी। पहले के टाइम में मेन रिच कौन होता था? तो जमींदार लोग होते थे। ये इंडिया में भी होता था। और ये इनमें क्या होते थे कि ये सबसे ज़्यादा, ऐसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच यूज़ करते थे ये। और इनका जो फैमिली कनेक्शन होता था, जैसे कि कुलीन वर्ग में ही शादी होती थी तो सब एक दूसरे से रिलेटिव रिश्तेदार होते थे सबके। तो इनमें फैमिली कनेक्शन चलता था। और जो सेकंड नंबर के आते हैं वो कौन होते हैं? तो वो कृषक, जिन्हें हम किसान बोलते हैं। तो इनकी जनसंख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा कृषक, क्योंकि पहले किसान ज़्यादा होते थे। इनमें कृषक की जगह कुछ जगह बुनकर भी थोड़ा बहुत इसी में सेकंड नंबर में ही ले लिए जाते हैं, जो कपड़ा सिलते थे। तो ये क्या करते थे? इनका काम क्या होता था कि ये जमींदारों के यहाँ काम करते थे। अब किसान हैं तो किस जमींदारों की ज़मीन पर काम करते थे, उनसे किराए पर ज़मीन लेकर काम करते थे। ऐसा सब ये काम करते थे। और जो थर्ड है वो होते थे क्लर्क्स। क्लर्क्स यानी कि कह सकते हैं नौकरी पेशे वाले लोग, जो नौकरी करते थे, नौकरी पेशे वाले लोग। तो इनमें कौन आते थे? जैसे कि हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। ये ना बहुत ज़्यादा अमीर थे ना बहुत ज़्यादा गरीब थे। और सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उस टाइम में पढ़े लिखे होते होंगे, लिटरेसी, तो इन्हीं में सबसे पहले राष्ट्रवाद का आइडिया आया। और ये क्या चाहते थे कि एक देश में, जैसे कि कोई देश तो था नहीं, पूरे यूरोप में छोटी छोटी जगह बटी थी, तो ये क्या चाहते थे कि पूरे एक देश में सेम भाषा, सेम संस्कृति के लोग रहें। तो सबसे पहला आइडिया राष्ट्रवाद का यहाँ से आया। अब हम लोग कुछ चीज़ें और हैं, देख लेते हैं वो भी। तो एक वर्ड आता है हमारे बुक में, उदारवादी राष्ट्र। तो इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या समझेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो इस वर्ड का पहला तो सबसे मतलब था पूर्णतः आज़ादी। सेकंड जो था, कानून के समक्ष सब समान, यानी कि समानता। तीसरा था, जो सरकार होनी चाहिए, कह सकते हैं लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तो नहीं पूरी तरह से, लेकिन सरकार की सहमति से, लोगों की सहमति से वो सरकार बनी होनी चाहिए। फिर चौथा, जो अमीर लोगों का, पहले पूरा राजपाट अमीर लोगों के हाथ में, या फिर जो क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, चर्च में जो लोग रहते हैं, उनका, उन दोनों का राजपाट और शान खत्म कर देनी, अमीर लोगों की और पादरियों। और कानून में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र, यानी कि पूरे अच्छे से एक बुक होनी चाहिए जिसमें कौन से कानून हैं, क्या, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब तो हुआ, लेकिन पूरे यूरोप की ये बात नहीं की जा रही है, ये कहीं कहीं पे होता है।
तो इससे भी दो समस्याएं हुई। इसमें भी ये सब करने के बावजूद दो समस्याएं हुई। कौन कौन सी? तो पहला तो उस टाइम पे केवल मेल्स को अलाउ था वोट, राइट टू वोट, और वो भी जो 21 प्लस हो और जो संपत्तिवान हो, यानी कि जिनके पास घर हो, ऐसे ही कोई वोट नहीं दे सकता था। और जो सेकंड प्रॉब्लम हुई वो क्या थी? तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड में यानी व्यापार में बंधन बहुत सारे थे। अब पहले ये समझ लेते हैं क्या है। तो केवल मेल्स को, अब समानता का अधिकार जब हमें दिया जा रहा है तो केवल मेल्स को क्यों? और वो भी संपत्तिवान। कोई ज़रूरत नहीं है सबके पास संपत्ति हो, कोई ज़रूरत नहीं है सबके पास घर हो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब राज्य से राज्य व्यापार में, तो एक व्यापारी है, हम यहाँ पे यूपी एमपी का कह सकते एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर यूपी टू एमपी ले जाने में बहुत बार यहाँ पे एक अलग कर, यहाँ पे एक अलग कर, ऊपर से यूपी में करेंसी कह सकते हैं मुद्रा अगर अलग कर दी जाए, यहाँ पे अलग, तो व्यापारियों को व्यापार के बाद उनके पास कुछ प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं बचेगा और ऊपर से उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इन सब, और यहाँ पे एक एलए, ये क्या है? तो ये है वहाँ का मात्रक, किसका? तो कपड़े का। तो फ्रैंकफर्ट एक जगह थी, मान लेते हैं यूपी है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे 54.7 सेंटीमीटर था एक एलए। और एमपी को मान लेते हैं हम मेंस है, ये बहुत सारे वहाँ पे। फ्रैंकफर्ट में क्या था? इतना। मेंस में इसी की वैल्यू बढ़ के 65.6 सेंटीमीटर, नहीं मैंने गलत बोल दिया, 55.1 सेंटीमीटर। और कोई और जगह है बर्ग, वहाँ पे 65.6 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग हो जा रही थी। तो इन सब से परेशान होकर एक क्लब की स्थापना की गई। तो कौन सा था वो क्लब? तो उस क्लब का नाम था ज़ोल्वेरियन क्लब। मैं फिर से लिख देती हूँ, ज़ोल्वेरियन क्लब। इसका क्या काम था? तो ज़ोल्वेरियन क्लब एक कस्टम यूनियन था। ये 1834 में लागू किया गया और इसके द्वारा इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले प्रशा में हुई और इसको बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसको लागू करने का, इसको चलाने का क्या मकसद था? तो उनसे रिज़ल्ट ये निकला कि ये जो व्यापार में इतनी सारे बंधन थे वो सब हटा दिए गए, मतलब व्यापार के सभी बंधन ख़त्म कर दिए गए। और 39 मुद्राएं वहाँ पर चलती थीं। उन 30 मुद्राओं को चेंज कर दिया गया 2 मुद्रा में। तो पहले हर जगह अलग अलग, अब 2 हो गई है तो काफ़ी व्यापारियों को बहुत इजी हो गई हर चीज़। तो ये हमने कुछ यूरोप की बातें देख ली। अब हम लोग जर्मन में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अब देख लेते हैं हम लोग। तो जर्मन से पहले हम एक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। तो क्यों कारण था ये? बाल्कन क्षेत्र इतना ज़्यादा विविधता वाला क्षेत्र था, ये बहुत छोटे छोटे से मिलकर बना था। तो इसमें इतनी ज़्यादा विविधता थी और हर, जैसे इंडिया में बहुत विविधता है लेकिन सब समान रूप से रहते हैं अच्छे से, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे एक दूसरे से जलन करते थे कि ये सोचता था मैं इस पर कब्जा कर लूँ, ये सोच रहा था मैं इस पर कब्जा कर लूँ। तो सब अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए थे। अब ये सब चीज़ें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ये सब अट्रैक्ट हुए इन छोटी जगहों पर। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम की सुपर पावर्स थे और इनका मकसद क्या था कि ये छोटी छोटी जो जगह जो अनस्टेबल हैं वो क्या करते थे। जैसे इंडिया था, जब इंडिया की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी तो ब्रिटेन ने उस पर शासन कर लिया। तो सेम सारे लोग इस पर टूट पड़े। सबने सोचा कि ये अच्छी जगह है और इस पे हम शासन करेंगे। तो ये छोटे छोटे खुद में लड़ रहे थे, अब उन्हें अचानक से लड़ना पड़ा इनसे। तो
इनकी तो हार होनी ही है, तो इस कारण से हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो ये आ सकता है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो सालवा, मेन सालवा लोग होते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बता दी। प्रथम विश्व युद्ध का कारण बाल्कन क्षेत्र था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता थी। विविधता के साथ अगर वहाँ पर देश प्रेम की भावना या ऐसे कुछ रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये खुद में जेलेसी और इन सब भावनाओं की वजह से ये सारे देश इन पर अट्रैक्ट हुए और विश्व युद्ध का कारण बन गया बाल्कन क्षेत्र। अब मेन हम लोग जर्मन में राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं। तो जर्मन राष्ट्रवाद की शुरुआत 1848 से मानी जाती है। 1848 में क्या, तो वहाँ पर जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने क्या किया, एक देश का कानून बनाया, राजनीतिक पार्टी बनाई, और जो राजनीतिक संगठन थे वो किससे भरे थे, तो मध्यवर्गीय लोगों से भरे हुए थे, ताकि जो संसद बन सके, जो एक नया देश बन सके, वो मध्यवर्गीय लोगों की सहमति से हो, जो नया शासक हो। मतदान देने को निश्चित किया गया और क्या किया गया, एक जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए, जैसे चुनाव में जीत के जाते तो 831 गए। 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च, ये नाम इम्पोर्टेंट है, एक संसद बैठाई गई। किस शहर में, तो फ्रैंकफर्ट शहर में। और एक नया, इनमें से एक नया राजा या शासक घोषित किया गया। ये कौन थे, तो निर्वाचित सदस्य थे। इन्होंने ताज पहनने की पेशकश की, लेकिन विल्हेम चतुर्थ ने इनकार कर दिया इस बात से। जो कि प्रशा के राजा थे, इन्होंने मना कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो ये मध्यवर्गीय लोगों की सहायता से ये जो निर्वाचित सदस्य थे, इन्हें क्या करनी थी, इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, तो किसानों की आवाज़ इन्होंने दबा दी। और जबकि मध्यवर्गीय लोगों द्वारा ये जो निर्वाचित सदस्य होते थे, ये किसानों की मदद से ही आ पाए थे, तो कृषकों ने क्या किया, अपना इन पर से सपोर्ट हटा दिया। और फिर क्या हो गया, मिलिट्री की सहायता से, सेना के द्वारा इस सभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि सपोर्ट हट चुका था, तो अब ये हो चुके थे कमज़ोर। तो इन पे से मिलिट्री द्वारा शासक ने इनको हटा दिया, ये पूरी संसद भंग कर दी गई। अब 1848 में फिर से शासक लागू हो गया। पहले क्या होने वाले थे, मंत्री बनते या कुछ होता, तो शासक फिर से लागू हो गया यहाँ पर। लेकिन अब शासक समझ चुका था कि अगर बार बार ऐसे ज़बरदस्ती वाले काम किए जाएंगे तो फिर से ये मध्यवर्गीय लोग उभर के आ जाएंगे, ये फिर से एक क्रांति कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती काम को हटा दिया गया। कुछ ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे लोगों से, तो वो काम शासक ने अब उस पर रोक लगा दी। दूसरा क्या था, जो मजदूरी होती थी, मजदूरी करवाई जाती थी, वो भी हटा दिया। और हंगरी को एक आज़ाद प्रदेश बना दिया, एक आज़ाद प्रदेश। ये कब की बात है, तो 1867 की बात है ये। अब इतनी शांति से तो ये मध्यवर्गीय लोग बैठेंगे नहीं, एक बार फेल हुए, फ्रांस में भी सेम हुआ था, एक बार उसमें भी फेल हुए थे। तो अब क्या किया गया कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशा के प्रमुख मंत्री, ये नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्मन का। जब भी हम जर्मन के राष्ट्रवाद के बारे में लिखेंगे तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नेम ये है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये कहाँ के सीएम कह सकते हैं, प्रमुख मंत्री, उस टाइम प्रमुख मंत्री बोलते थे। ये प्रशा के प्रमुख मंत्री थी और इन्हें ही इस पूरी प्रक्रिया का जनक माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक रक्त और लौह की नीति अपनाई इन्होंने, और इस नीति द्वारा इन्होंने जर्मन का एकीकरण की शुरुआत की। अब इतना इजी तो होने वाला नहीं था ये सब वर्क, तो इन्हें केवल 7 वर्षों के अंदर 3 युद्ध लड़ने पड़े, और वो भी छोटे देश नहीं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, इन तीनों देशों से युद्ध हुआ, जिससे किसकी जीत हो गई, जर्मन या फिर कह सकते हैं प्रशा की जीत हुई। और फिर क्या हुआ, लास्ट में 1871 में
जाके जर्मन का एकीकरण हो गया, यानी कि जर्मन एक आज़ाद देश बन गया। और जनवरी 1871 में विलियम प्रथम को राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया। कौन थे? तो विलियम प्रथम। और जिन्होंने इनकार किया था वो चतुर्थ थे, तो कंफ्यूज नहीं, वो विलियम चतुर्थ थे, ये विलियम प्रथम है। 1871 में ये हो गया। और बिस्मार्क, इन्होंने तो इतना बड़ा काम किया था, तो इनको भी कोई पद दिया गया। क्या पद था? तो प्रधानमंत्री का पद। और इन्होंने बाद में इस प्रधानमंत्री के पद से त्याग दे दिया और 31 जुलाई 1898 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक डेट इम्पॉर्टेंट है, 31 जुलाई 1898, क्योंकि कई बार इनके बारे में भी MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया हो गई पूरी। अब मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो 1848 में शुरुआत हुई थी सेंट पॉल चर्च में। कुछ उदारवादी नेताओं द्वारा इसे दबा दिया गया बाद में, सपोर्ट हटने की वजह से। फिर जर्मनी का नेतृत्व प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई। 7 वर्ष के युद्ध के दौरान फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इन सब से लड़ाई होने के बाद 1871 में ये प्रक्रिया जाकर पूरी हुई। तो मैंने एक बार शॉर्ट में भी रिवाइज करा दिया। अब इसमें मैंने इस वीडियो में जर्मन का करा दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इटली और कुछ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूरोप के बारे में बताया था, और कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगी छोटे छोटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।